हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट पी ब्लॉक के बारे में। और पी ब्लॉक में हम लोग अभी नाइट्रोजन फैमिली को डिस्कस कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फास्फोरस के बारे में डिस्कस किया था। तो फास्फोरस को मैंने आपको बताया कि फॉस का मतलब होता है लाइट और फॉरस का मतलब होता है कैरी जो अपने साथ लाइट कैरी करता है, मतलब जिसका अपना स्पेसिफिक ग्लो है, उसे हम कहते हैं फास्फोरस। इसको ब्रांड ने डिस्कवर किया, सेले ने इसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था और लैवोजियर ने इसको एज अ एलिमेंट प्रूव किया था। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, तीन नाम जो है वो फास्फोरस से जुड़े हुए हैं। फास्फोरस जिन मिनरल्स में मेनली मिलता है वो है बोन एस। तो बोन एस, ठीक, फास्फोराइट भी कहते हैं बोन एस को, Ca3PO4 होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद फ्लोरेपेटाइट और क्लोरेपेटाइट दो और मिनरल हैं जहां से हम फास्फोरस को रिकवर कर सकते हैं। फ्लोरेपेटाइट और क्लोरेपेटाइट, दैट इज 3Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaF2, ये फॉर्मूला हुआ फ्लोरेपेटाइट का। अगर क्लोरेपेटाइट पे जाना है तो 3Ca3PO4 होल ट्वाइस डॉट CaCl2, ये क्लोरेपेटाइट है। और यहाँ से फास्फोरस, वाइट फास्फोरस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से वाइट फास्फोरस को निकालने के लिए इसको हम सैंड के साथ कार्बन पाउडर और सैंड के साथ हीट कर सकते हैं, या सल्फ्यूरिक एसिड से मेटाफॉस्फोरिक एसिड पे लाते हैं, उसको डिकम्पोज करके हम वाइट फास्फोरस को रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, फास्फोरस के बारे में हमने इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ ये फॉर्म करेगा फॉस्फीन गैस, NaOH के साथ फॉस्फीन गैस फॉर्म करेगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिस्पेक्टिवली कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉस्फाइड बनाता है। नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये H3PO4 फास्फोरिक एसिड बनाएगा। उसके बाद अगर वाइट फास्फोरस को हम 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं तो ये रेड फास्फोरस में चेंज हो जाएगा, जो कि एक पॉलीमेरिक चेन के फॉर्म में होता है। इट इज अ पॉलीमेरिक चेन ऑफ P4, तो P4 का पॉलीमेरिक चेन है रेड फास्फोरस। ठीक है, इसके बाद दोनों की प्रॉपर्टी को कंपेयर किया हमने। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जब हम फिजिकल स्टेट में देखते हैं तो जो वाइट फास्फोरस है वो वैक्स लाइक सॉलिड है, जबकि रेड फास्फोरस जो है वो ब्रिटल पाउडर के फॉर्म में मिलता है। वाइट फास्फोरस गार्लिक लाइक ऑर्डर का होता है, रेड फास्फोरस में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं होता है। इग्निशन टेम्परेचर वाइट के लिए 30 डिग्री है, जल्दी बर्न हो जाता है। 30 डिग्री मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, 25 से थोड़ा ऊपर गया टेम्परेचर तो बर्न हो जाएगा। और रेड फास्फोरस के लिए इग्निशन टेम्परेचर 260 डिग्री है। NaOH के साथ वाइट फास्फोरस फॉस्फीन फॉर्म करेगा, रेड फास्फोरस कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सोलूबल होता है वाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस इनसोलूबल होता है। वाइट फास्फोरस को हम P4 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रेड फास्फोरस जो है वो पॉलीमेरिक P4 होता है। तो ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में मिलता है रेड फास्फोरस। तो यहाँ तक कि सभी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब थोड़ी बात हम लोग करेंगे फॉस्फीन के बारे में। तो अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है फॉस्फीन। तो फॉस्फीन के प्रिपरेशन का एक मेथड तो हम लोग देख ही चुके थे। दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं, कैसे बनाएंगे उसके बारे में बात करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉस्फीन की, उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे कॉमन मेथड क्या है फॉस्फीन को बनाने का? सबसे कॉमन मेथड है कि आप इसको NaOH के साथ, वाइट फास्फोरस को NaOH के साथ ट्रीट कर दीजिए, बन जाएगा फॉस्फीन। वाइट फास्फोरस को NaOH के साथ ट्रीट करके हम फॉस्फीन बना सकते हैं। तो ये फॉस्फीन को प्रिपेयर करने का सबसे कॉमन मेथड है। ठीक है, तो फॉस्फीन के बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो P4 प्लस NaOH प्लस वाटर, ये
सबसे कॉमन रिएक्शन फॉस्फीन को प्रिपेयर करने का। PH3 ये रिएक्शन जो है वो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, ये भी ध्यान रखना है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, PH3 और थ्राइस NaH2PO2 सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट के साथ फॉस्फीन गैस रिलीज करेगा ये कंपाउंड। तो एक तो फॉस्फीन को प्रिपेयर करने का ये मेथड आपको पता चला। अब उसके बाद कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर के साथ या मैग्नीशियम फॉस्फाइड को Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड विथ वाटर, या एज सेम एज मैग्नीशियम फॉस्फाइड विथ वाटर, मैग्नीशियम फॉस्फाइड विथ वाटर भी जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा PH3 और कैल्शियम के साथ अच्छा HCl के साथ ट्रीट करते हैं, नॉट विथ वाटर, इट इज ट्रीटेड विद HCl। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो Ca3 है तो क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, 3CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और H सेम एज मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम फॉस्फाइड भी आपको क्या बना के देगा, फॉस्फीन गैस बना के देगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फॉस्फीन गैस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है फॉस्फीन गैस में, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट गार्लिक लाइक ऑर्डर, सीधा सीधा कहें तो पंजेंट गार्लिक लाइक ऑर्डर। ठीक है, तीक्ष्ण लहसुन के समान गंध वाला यौगिक होता है, हिंदी में ऐसा कहेंगे। ठीक है, स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर या लेस सॉल्युबल इन वाटर, आप ऐसा कह सकते हो, लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर कम घुलता है, लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो फॉस्फीन गैस इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस इन नेचर, विषैली प्रकृति की होती है फॉस्जीन गैस, पॉइजनस इन नेचर। तो फॉस्फीन गैस का जो नेचर है वो कैसा है, पॉइजनस है, विषैली प्रकृति की होती है फॉस्फीन गैस। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है फॉस्फीन की, केवल हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 डिकम्पोजिशन। तो पहला डिकम्पोजिशन, अगर इसको डिकम्पोज करोगे फॉस्फीन को, डिकम्पोजिशन टेम्परेचर 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर फॉस्फीन गैस को हीट किया जाएगा तो वो P2O5 में चेंज हो जाता है, इट इज चेंज इनटू फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो PH3 को ऑक्सीजन, PH3 को डिकम्पोज करना है, PH3 को डिकम्पोज करना है, तो डिकम्पोज होगा तो P4 में चेंज होगा डिकम्पोजिशन। तो PH3 डिकम्पोज करने पर मतलब 440 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा P4 के अंदर। तो यहाँ पे भी हमको 4PH3 लेना पड़ेगा, ये आ गया P4 और क्या निकल जाएगा, आपके पास 12 हाइड्रोजन है तो 6H2 निकल जाएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर फॉस्फीन को हम डिकम्पोज करेंगे तो ये वापस से फॉस्फोरस में चेंज हो जाएगा, फॉस्फोरस में चेंज हो जाएगा फॉस्फीन डिकम्पोजिशन पर। तो डिकम्पोज करने पर फॉस्फीन फॉस्फोरस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इसके कंबस्टन के बारे में। अगला स्टेप कंबस्टन, और अगर फॉस्फीन का कंबस्टन करेंगे तब बनेगा P2O5, फॉस्फीन का कंबस्टन करेंगे तो बन जाएगा P2O5, फॉस्फीन का कंबस्टन तो P2O5 में कन्वर्ट हो जाएगा, P2O5 में
कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फीन, कंबस्टन पर 3 वाटर एलिमिनेट कर देगा, 3 ऑफ वाटर। ओके, कुल ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास यहाँ 10 है। P2O5 5 एब्जॉर्ब हुआ, 4 O2 की जरूरत पड़ेगी मुझे। ये रिएक्शन अनबैलेंस हो रही है, 2PH3 प्लस 4 O2, तो ये बन जाएगा P2O5 प्लस 3 वाटर, तो 5 3 8 ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गई है। तो दिस वन इज द रॉन्ग स्टेप, ये रॉन्ग लिखा, ये सही है, तो इसको ध्यान रखना है। फॉस्फीन कंबस्टन पर क्या बनाता है? फॉस्फीन अपने कंबस्टन पर बनाएगा P2O5, फास्फोरस पेंटोक्साइड बना के देगा। ठीक है, अब फॉस्फीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे और बात करना है, वो है फॉस्फीन के यूजेस। तो फॉस्फीन का यूज ध्यान रखना है। तो फॉर मेकिंग होम सिग्नल्स, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज है, इसी के बारे में बार बार आपसे पूछेंगे, है ना। तो फॉर मेकिंग PH3 is used to make होम सिग्नल बनाने के लिए फॉस्फीन का यूज होता है। फॉस्फीन का यूज स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए भी होता है। कहीं अगर धुएं वाली स्क्रीन बनानी, जैसे फिल्मों में कभी आपने देखा होगा, तो धुआं निकलता हुआ दिखाई देता, स्मोक उड़ता हुआ, स्मोक बनता हुआ दिखाई देगा, तो दैट इज ऑल्सो बाय फॉस्फीन। तो होम सिग्नल बनाने के लिए फॉस्फीन का यूज होता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक ये इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। अब कैसे बनाते हैं? जैसे मान लो कोई शिप है, वो बीच समुद्र में कहीं फंस गया है, अगर उसको कोई, अब इतना बड़ा समुद्र है तो कैसे करके इंडिकेशन तो देना पड़ेगा ना, इंडिकेट करेंगे कि हम यहाँ पे रुके हुए हैं या यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो लोग उनको हेल्प करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये जो फिनोमेना है ये कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड कैसे करते हैं इसको? a mixture of calcium carbide and calcium phosphate. A mixture of calcium carbide and calcium phosphide is placed in a metallic container. Is placed or kept in a metallic container. Kept in a metallic container. उसको एक मेटल के कंटेनर में रख देते हैं. Kept in a metallic container. इसको मेटालिक कंटेनर के अंदर भर देंगे. ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड के मिक्सचर को मेटालिक कंटेनर में भरेंगे. 2 होल्स आर मेड. 2 होल बना देंगे उसमें. 2 होल्स आर मेड. 2 होल्स आर मेड और 2 छोटे छोटे होल बना देंगे. 2 होल्स आर मेड. Then thrown into the sea. Then thrown into the sea. और इस मिक्सचर को कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड के मिक्सचर को एक लोहे के बर्तन में रखा, एक मेटालिक कंटेनर में रखा. कंटेनर के अंदर 2 होल बनाए ताकि उसमें पानी जाने के लिए जगह हो, और उसको क्या करेंगे? समुद्र में फेंक देंगे. उसको समुद्र में फेंक दिया. अब आगे का हिस्सा उस पर बात करते हैं. तो क्या होगा? वाटर इंटर इन द कंटेनर. वाटर कंटेनर के अंदर जाएगा. वाटर इंटर इन द कंटेनर. वाटर इंटर इन द कंटेनर. वाटर इंटर इन द कंटेनर. पानी बर्तन के अंदर जाएगा. और क्या डाला था आपने? कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड डाला था. कैल्शियम कार्बाइड और
कैल्शियम फॉस्फाइड डाल के रखा है। तो वाटर कहाँ गया, कंटेनर के अंदर गया, फॉर्म एसिटाइलिन गैस एंड, और इसके बाद ये क्या करेगा, एसिटाइलिन गैस बनाएगा, जहाँ पे वो एसिटाइलिन गैस और फॉस्फाइन बनाएगा, एसिटाइलिन गैस एंड फॉस्फाइन PH4 फॉर्म water enter in the container and form acetylene gas and PH4 और एसिटाइलिन गैस के साथ साथ फॉस्फाइन बनाएगा। ठीक है, द गैसियस मिक्सचर कैच द फायर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ PH4। अच्छा, PH4 बनने के कारण क्या होगा, फॉस्फाइन बनाएगा, तो दैट इज PH3। यहाँ पे ये रहेगा आपका PH3 एंड फॉस्फाइन। द गैसियस मिक्सचर catch fire. The gaseous mixture catch fire due to presence of the gaseous mixture catch fire due to presence of P2H4। ये ध्यान रखेंगे, due to presence of P2H4, और उसके कारण क्या होगा, एक तो फ्लेम बनेगी और स्मोक भी प्रोड्यूस करेगा। तो गैसियस मिक्सचर कैच फायर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4। एसिटाइलिन प्रोड्यूस ल्यूमिनस फ्लेम, एसिटाइलिन प्रोड्यूस ल्यूमिनस फ्लेम, और एसिटाइलिन जो है ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, और इसकी इस फ्लेम से क्या होगा, इट सर्व्स एज अ सिग्नल, टू अप्रोचिंग द शिप। किसी भी बॉडी को शिप तक अप्रोच करने के लिए सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। तो कुल मिला के ध्यान क्या रखना है, कुल मिला के क्या बात ध्यान रखना है कि फॉस्फीन का यूज़ जो है होम सिग्नल बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड के मिक्सचर को एक कंटेनर के अंदर डालते हैं। डालने के बाद उस कंटेनर में 2 होल बनाएंगे और उस कंटेनर को समुद्र के अंदर फेंक देंगे, थ्रोन इनटू द सी वाटर। देन वाटर एंट्री करेगा और वो बनाएगा कैल्शियम कार्बाइड से एसिटाइलिन गैस और PH3 फॉस्फीन बनाएगा। ठीक है, और ये मिक्सचर, इसमें कुछ हिस्सा जो है P2H4 का भी बनेगा, जिसके कारण यहाँ पे लुमिनस फ्लेम प्रोड्यूस करेगा एसिटाइलिन, और ये एज अ सिग्नल सर्व करेगा किसी भी ऐसे बॉडी को जो वहाँ पर पहुँच सकता हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कैल्शियम, दिस इज अबाउट द फॉस्फीन। ये फॉस्फीन का एक इंपॉर्टेंट यूज़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ मैंने आपको बता दिया था कि होम सिग्नल्स के साथ साथ स्मोक वाली स्क्रीन, जहाँ भी स्मोक की स्क्रीन बनानी होती है वहाँ हम फॉस्फीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये फॉस्फीन के इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं, दोनों ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, और अगले टॉपिक पर हम फॉस्फोरस के जो एसिड्स हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, और इसको आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला, एक एक करके मैं सबके स्ट्रक्चर पर बात कर लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, नाम हाइपोफॉस्फोरस
हाइपोफॉस्फोरस एसिड, क्या कहते हैं इसको? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फेनिक एसिड, ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फेनिक एसिड, और क्या कहते हैं? फॉस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फॉस्फेनिक एसिड। तो पहले तो नाम ध्यान रखना है। फिर इसके बेसिसिटी के बारे में पूछते हैं कि किसकी बेसिसिटी कितनी है। तो देखो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा। फास्फोरस के पास बैलेंस सेल में कुल 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 तो वो कोवैलेंसी बना सकता है और 3 कोवैलेंसी के साथ साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आजकल ऐसा डबल बॉन्ड से लिख देते हैं, मैं कोऑर्डिनेट से ही लिखता हूं। तो देखो क्या था, H3PO2, ये बन गया H3PO2 का स्ट्रक्चर। अब क्या ध्यान रखना है, इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन अ मिनरल एसिड, किसी भी मिनरल एसिड में प्रेजेंट नंबर ऑफ OH ग्रुप को क्या कहते हैं? हम उसका बेसिसिटी कहते हैं। तो आंसर क्या आ गया हमारा? मोनोबेसिक आ गया, ये ध्यान रखेंगे। मोनोबेसिक हाइपोफॉस्फोरस एसिड कैसा है? मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। एक बार इसको फॉस्फेनिक एसिड के नाम से भी पूछ लिया था, इसलिए ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे कि फॉस्फेनिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, तो एक एसिड के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। अब बात करते हैं दूसरे वाले के बारे में। सेकंड कौन सा है उसको देखते हैं। H3PO2 के बाद H3PO3, H3PO3 हाइपोफॉस्फोरस के बाद इसको कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। और फास्फोरस एसिड को ही एक नाम और है फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। इसको फॉस्फोनिक, उसको कह रहे थे फॉस्फेनिक, और इसको फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं। तो ये दो इनके एक्स्ट्रा नाम आ गए, ये ध्यान रखना है। फॉस्फोनिक एसिड, द मेंबर इज H3PO3, H3PO3। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा H3PO3 का, इट इज लाइक दिस। ये एक डाई बेसिक कंपाउंड है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। इट इज अ डाई बेसिक कंपाउंड, 2 बेसिक ग्रुप है इसके पास। ओके, तो H3PO3 इज डाई बेसिक एसिड। हर यूनिट में कहीं ना कहीं इनका जिक्र आया है, हम लोगों ने पढ़ा तो है ही सबके बारे में, लेकिन अगर एक बार रिवाइज हो जा रहा है तो बढ़िया है। डाई बेसिक, डाई बेसिक एसिड का एग्जाम्पल है ये। इट इज एग्जाम्पल ऑफ डाई बेसिक एसिड, 2 OH ग्रुप है इसके पास। अगला कंपाउंड तीसरा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड ट्राई बेसिक होता है फॉस्फोरिक एसिड। इट इज अ ट्राई बेसिक कंपाउंड, 3 OH ग्रुप है इसके पास, तो ये एक ट्राई बेसिक कंपाउंड है। ये इसका स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड, 3 इसके पास OH ग्रुप है। ओके, तो इट इज अ ट्राई बेसिक। नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। और कैसा होता है? ट्राई बेसिक एसिड का एग्जाम्पल है। अगला, ये सब चीजें पूछते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। H4P2O6, H4P2O6, H4P2O6। तो H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या कहते हैं? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर देखिए कैसा रहता है। ये P और P का लिंकेज, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस के किस एसिड के अंदर, फास्फोरस के किस एसिड के अंदर
पी पी बॉन्ड भी बनेगा। तो देखो यहाँ पे पी और पी के बीच डायरेक्ट बॉन्ड बन रहा है, तो पी पी बॉन्ड भी बन रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। किसमें पी ओ पी बॉन्ड बनेगा ऐसा भी पूछते हैं। तो पी पी बॉन्ड बन रहा है। और बेसिसिटी कितनी है इसकी जो हमें कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द बेसिसिटी, तो 1 2 3 एंड 4 OH ग्रुप आर देयर, 4 इसमें OH ग्रुप हैं। तो दिस वन इज टेट्रा बेसिक। कैसा हो गया ये, टेट्रा बेसिक हो गया। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H4P2O6, H4P2O6 is the टेट्रा बेसिक कंपाउंड। अगले कंपाउंड की बात करते हैं, H4, द नेक्स्ट कंपाउंड इज H4P2O7, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्या कहते हैं इसको, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। H4P2O7 इज कॉल्ड पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो पायरोफॉस्फोरिक के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे POP लिंकिंग आई, ये ध्यान रखना है। PP लिंकिंग नहीं है इसमें, POP लिंकिंग आया H4P2O7 में, ये ध्यान रखेंगे। और ये फिर से कैसा है, टेट्रा बेसिक है। इट्स बेसिसिटी इज अगेन 4। H4P2O7 इज द टेट्रा बेसिक। 4 बेस ग्रुप हैं इसमें, 4 OH ग्रुप्स आर देयर। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O7। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर HPO3, last one is HPO3. This is मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। डू नॉट एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है, डू नॉट एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म, डू नॉट एग्जिस्ट इन मोनोमेरिक फॉर्म। ये मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आएगा ये, इसको ध्यान रखेंगे। इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो मोनोमेरिक फॉर्म के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है ये, इट फॉर्म्स अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। तो 3 P यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हुए और तीनों के साथ, तो बेसिसिटी तो क्लियर हो रही है, एक के साथ एक ही OH आएगा तो मोनोबेसिक तो होगा ही होगा ये। तो दिस वन इज द मोनोबेसिक, मोनोबेसिक रहता है ये। तो ये बात तो ध्यान रखनी है, और ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मोनोबेसिक होता है क्योंकि एक ग्रुप में एक ही OH आ रहा है, ठीक है, ओनली 1 OH इन 1 HPO3। तो कैसा है, मोनोबेसिक है ये, मोनोबेसिक है। ओके, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ये फास्फोरस के ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो दिस इज अबाउट द ऑक्सो एसिड स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस। ये फास्फोरस के ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। अब बात करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स के फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ फर्टिलाइजर्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स के फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। मतलब टॉपिक को ख़त्म करते समय छोटे छोटे जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली के, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो इसके फॉर्मूले हैं, जो फर्टिलाइजर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके बारे में लिखते हैं। तो पहला कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट,
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं CaN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस, NH4NO3, NH4NO3, यह है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CaN। ठीक है, इसको कहते हैं CaN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और सॉइल को एसिडिक बनाता है ये भी बात ध्यान रखना है। तो एक फॉर्मूला हो गया कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का। दूसरा यूरिया। तो यूरिया के बारे में तो सभी को पता है, NH2CO NH2 नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर है। 46.66% नाइट्रोजन इज देयर इन यूरिया। और फ्रेडरिक वॉलर ने इसको डिस्कवर किया था पहली बार, है ना, एक्सीडेंटली बना हुआ फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। और 46.66% नाइट्रोजन रहता है यूरिया के अंदर, किसी भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में सबसे हाईएस्ट। ठीक है, तो ये है यूरिया। और नाइट्रोजनस जितने भी चीज़ें, जहाँ पर जिन फसलों को नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम यूरिया यूज़ करेंगे। तो यूरिया इज़ द अनदर फर्टिलाइजर, सोलूबल होता है यूरिया वाटर के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगले फर्टिलाइजर की बात करते हैं। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट। और सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम भी बोलते हैं इसको, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम भी कहते हैं इसको, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। फॉर्मूला CaH2PO4 होल ट्वाइस वाटर के बाद +2CaSO4 वाटर, +2CaSO4 वाटर, +2CaSO4 वाटर। ये फॉर्मूला है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। नाइट्रोलिम के बारे में मैंने आपको बताया था, CaNCN+C, CaNCN+C को नाइट्रोलिम कहते हैं। और नाइट्रोलिम का यूज़ भी जो है एज अ फर्टिलाइज़र किया जाता है, एज अ फर्टिलाइज़र नाइट्रोलिम का यूज़ भी किया जाता है। CaNCN+C को हम नाइट्रोलिम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और किन किन टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग? कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है इसको थॉमस स्लैग भी बोलते हैं, SiO3 के साथ। तो देखो P4O10 +3 Ca3PO4 होल ट्वाइस, और SiO2 का जो कंपोजिशन है इसको थॉमस स्लैग भी कहते हैं। ठीक, और कुछ फर्टिलाइजर्स, तो और कुछ फर्टिलाइजर्स में है नहीं, कॉमनली
कम पूछने लगे हैं आजकल, क्योंकि आजकल जो जो क्वेश्चंस हैं वो सब कॉन्सेप्चुअल वाले ही पूछते हैं, इसलिए कम ध्यान देते हैं फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस पे आजकल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मैंने आपसे कहा था कि नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स, हालांकि वो सब बीच में उसके प्रिपरेशंस आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि छूटा हुआ है, लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा सबके बारे में। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए जिंक या कॉपर पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करा दीजिए तो बन जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। अमोनियम नाइट्रेट से शुरू कर लेते हैं पहले। अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 को हीट कर देंगे तो मिल जाएगा आपको नाइट्रस ऑक्साइड N2O। एक तो मेथड ये हो गया। इसके बाद जिंक या कॉपर स्क्रैप के ऊपर जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं, जिंक और कॉपर स्क्रैप इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जिंक स्क्रैप या कॉपर स्क्रैप पर जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं तब भी हमें मिल जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को बनाने का मेथड हुआ। ठीक है, अब नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? कलरलेस टेस्टलेस गैस कैसा होता है? न्यूट्रल। तो कलरलेस टेस्टलेस मतलब न्यूट्रल है बाय नेचर, है ना, न्यूट्रल। और इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। लाफिंग गैस स्वीट ऑर्डर वाली गैस होती है, अच्छा स्मेल वाली गैस होती है, तो स्वीट ऑर्डर गैस है, इसलिए इसका उपयोग पहले एनेस्थीसिया के लिए किया जाता था। तो इनिशियली इट इज़ यूज फॉर एनेस्थीसिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने कैरी ऑन किया नाइट्रस एसिड से रिलेटेड। नाइट्रस एसिड के बाद नाइट्रस ऑक्साइड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर हमने बात किया। नाइट्रस ऑक्साइड के बाद अगला NO नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात NO में क्या ध्यान रखना है? पैरामैग्नेटिक कलरलेस। पैरामैग्नेटिक के बाद भी कलरलेस है, ये ध्यान रखेंगे। पैरामैग्नेटिक कलरलेस। न्यूट्रल टेस्ट N2O and NO are the neutral। N2O and NO are the neutral। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो न्यूट्रल है, ये तो इसकी बात हो गई। प्रिपरेशन, फिर से प्रिपरेशन का मेथड, कॉपर या जिंक पर आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कर दीजिए, आपको मिल जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड Cu प्लस डाइल्यूट HNO3। लगभग 50% नाइट्रिक एसिड डालेंगे कॉपर स्क्रैप पर। कॉपर स्क्रैप पर 50% नाइट्रिक एसिड, तो CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस आपको यहाँ से NO गैस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस टाइम इट गिव्स NO गैस। इलेक्ट्रिक आर्क से बना सकते हैं आप, है ना। N2 प्लस O2 एयर को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इलेक्ट्रिक आर्क से पास करेंगे तब भी बन जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, और यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब हो जाएगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस का एग्जांपल है हाई टेम्परेचर एंड नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ओके, तो ये एक और मेथड लिखा हमने नाइट्रिक एसिड गैस बनाने की। ठीक है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बना सकते हैं। अमोनिया और एयर के मिक्सचर को हीट करके भी हम नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस से रिलेटेड बात हो गई। स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में
कम घुलनशील होती है, स्प्रिंगली सोलुबल इन वाटर। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस वाटर में लेस सोलुबल है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे तो NO2 बना लेगा। ऑक्सीजन के साथ हीट करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। डिकम्पोज करने पर N2 और O2 में ब्रेक हो जाएगा। डिकम्पोज करने पर N2 और N2 प्लस O2 में ब्रेक हो जाएगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है फेरस सल्फेट के साथ, ठीक। तो FeSO4 के साथ इसका एक रिएक्शन बता देते हैं आपको, इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शन विथ हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट और फेरस सल्फेट एक ही बात है, ठीक है। तो Fe हाइड्रेटेड भी ले सकते हैं, सिंपल वाला भी ले सकते हैं। फेरस सल्फेट प्लस NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स बनाता है ये ब्राउन कलर का। तो FeH2O होल 5, H2O होल 5, NO SO4 वाटर प्लस वाटर, है ना। अगर FeSO4 लेते तो हम इसको ऐसा लिख देते डायरेक्ट Fe। अगर FeSO4 से रिएक्शन कर रहे होते तो FeNOSO4, FeNOSO4 ऐसा भी लिख देते। लेकिन अभी यहाँ पे हमने पहले वाले स्टेप के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये बन गया आपका कंपाउंड हाइड्रेटेड नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स, हाइड्रेटेड नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स, हाइड्रेटेड नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ये ध्यान रखेंगे, ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा। और FeNOSO4 जो होता है, जब फेरस सल्फेट से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को ट्रीट करेंगे तो जो सेंटर होता है रिंग का, वहाँ पे ब्राउन कलर बनता है। जिस कंपाउंड में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलेगी उसमें थोड़ा सा FeSO4 जब टेस्ट ट्यूब से टच करते हुए डालेंगे तो जो जंक्शन होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। दिस इज FeSO4, FeNOSO4, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट के फॉर्मेशन के कारण आता है वो कंपाउंड, ठीक है। अब उसके बाद कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं NO2 के बारे में, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। तो NO2 को कैसे हम बना सकते हैं, पहले उसके पहले तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो NO2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक ब्राउन कलर की गैस होती है ये, पैरामैग्नेटिक ब्राउन कलर गैस। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, पैरामैग्नेटिक ब्राउन कलर गैस, ब्राउन कलर गैस, पैरामैग्नेटिक भूरे रंग की गैस होती है। कल हम लोग जब नाइट्रिक एसिड पढ़ रहे थे तो वहाँ भी देखा था हम लोगों ने, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में NO2 गैस आती है, उसके कारण वो येलोइश कलर शो करता है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक ब्राउन कलर की गैस होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के यहाँ पे शेयर हो गए नाइट्रोजन के साथ, एक लोन पेयर जो था यहाँ शेयर कर लिया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है और इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के बचने के कारण ये पैरामैग्नेटिक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड पैरामैग्नेटिक। अब अगर ये अपने जैसे एक और नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब एक और NO2 को जोड़ेगा, एक और NO2 को अपने जैसे एक और NO2 को जोड़ लेगा, तो जो इसके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जो इसका पैरामैग्नेटिज्म वाला इलेक्ट्रॉन था, वो शेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया है। दैट
electron is involved in bonding. तो now the new structure is like this. तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हो जाएगा, अगला स्ट्रक्चर हो गया ऐसा N2O4। तो N2O4 के बारे में कुल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये डायमैग्नेटिक होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो N2O4 कैसा है, डायमैग्नेटिक है, जबकि NO2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, और ब्राउन कलर का गैस होता है NO2। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड अगले पॉइंट पे बात करते हैं कैसे बनाएंगे। तो बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल सा, कॉपर स्क्रैप को आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कर दो। कॉपर स्क्रैप विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉपर स्क्रैप विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो नाउ इट गिव्स CONO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O प्लस 2 इधर चला गया, NO3 का होल ट्वाइस और NO2 बाहर आ जाएगा, 2NO2। तो कॉपर स्क्रैप को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, जिंक स्क्रैप को, जिंक ग्रैन्यूल्स को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और अगर NO2 का जो ब्राउन कलर का गैस है, ये गैस स्टेट में है, -11 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखोगे तो N2O4 सॉलिड बना लेगा, ये N2O4 सॉलिड बना देगा, और दैट सॉलिड इज कलरलेस। तो कलरलेस सॉलिड बन जाएगा। नाउ इट इज कलरलेस सॉलिड, ओके। तो NO2 गैस ब्राउन कलर का होता है, लेकिन इसका सॉलिड जो है वो N2O4, इट इज इट्स डायमेरिक फॉर्म एंड इट इज कलरलेस, जो कि रंगहीन है, कलरलेस है, ठीक है। तो ये कुछ बात हम लोगों ने किया N2O4 के बारे में। N2O4 और NO2 का ही डायमेरिक फॉर्म, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ही डायमेरिक फॉर्म है ये, ठीक है। तो ऐसे इसको ध्यान में रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। तो अगला लेक्चर ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड रहेगा। द नेक्स्ट लेक्चर इज रिलेटेड विद द ऑक्सीजन फैमिली। ओके कमांडोज, अब थोड़ा सा ही बचा है पी ब्लॉक, तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं ताकि आपका ये हिस्सा पी ब्लॉक का ख़त्म हो जाए। तब डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन 2 यूनिट और बचेगी इनऑर्गेनिक की।